नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बहस कहें या चर्चा कहें, चर्चा कहना बेहतर होगा आज के दिन के लिए, क्योंकि बिहार में काबा जो लोग पूछ रहे थे और बिहार में एक हवा चल पड़ी थी। एक ने गाना गाया और चारों तरफ उस हवा को बड़े ही पुचकारने लोग लगने लगे कि आखिर भाई बिहार में है ही क्या। जो लोग बिहार छोड़ चुके थे, जो लोग बिहार को जो लोग गालियां देते हैं, उन्हें बड़े ही आराम से तल्लीनता के साथ सुनते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा था। लेकिन बिहार में काबा, इसका जवाब कल शाम 7 बजे शुभम ने दिया न्यूज 18 बिहार झारखंड के जरिए। बहुत ही अदब के साथ अपनी मेहनत की कहानी बताई और कहा कि केंद्र में मेहनत ही है। जहां तक भौतिकता का सवाल है तो चारों तरफ शुभम के भी वैसी ही चीजें थी जो हम आपके लिए होती हैं, लेकिन आपको चुनना होता है कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। शुभम ने सपना देखा था, उस सपने को उन्होंने पूरा किया। शुभम के दादाजी ने सपना देखा था, शुभम ने उस सपने को पूरा किया। शुभम की दादी ने सपना देखा, शुभम ने उस सपने को पूरा किया। और बिहार का भी सपना था कि ऐसे अधिकारी बने, ऐसे ऐसे टॉपर आए कि बिहार को बदल कर रखते हैं, क्योंकि असल में बिहार उन्हें ही चलाना होता है। तो कल की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देख लीजिए। कल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जरा। यह तस्वीर तकरीबन 7:30 से 8 बजे रात की है, जब यह तस्वीर चारों तरफ फैल गई। शुभम पिछली बार भी रैंकर थे, लेकिन थोड़े दूर थे, थोड़े नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा दूर। लेकिन इस बार 1 नंबर पर आने के लिए उन्होंने मेहनत की। उनके तमाम साथी हैं जो ट्रेनिंग में उनके साथ पुणे में मौजूद थे, सभी ने उन्हें कंधे पर उठाया, मिठाई खिलाई और ऐसे मिले कि ये जो फोटो है यादगार बन गई। कटिहार के शुभम का कमाल देखिए जरा। कद मत देखिएगा, ढील डॉल मत देखिएगा, ये पहलवान नहीं है, लेकिन दिमागी तौर पर इतने बड़े पहलवान हैं कि आज इस पहलवान ने सबको धूल चटा दी और नंबर 1 पर काबिज हो गए। और बिहार को उस कलंक कविता से आज इन्होंने मुक्त किया, जिसमें पूछा जा रहा था कि बिहार में काबा। जरा सुनिए शुभम ने कल क्या कहा था। 2018 से मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ और 2018 में पहला अटेम्प्ट दिया था एंड रिज़ल्ट के बाद विश्वास नहीं हो रहा था एंड किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि वो पहला रैंक ला सकते हैं या ला सकती है। सो बहुत अच्छा लगा। रिजल्ट देखा तब क्या उम्मीद की थी इस तरीके से, और अभी आगे का क्या प्लान है? बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मैं चाह रहा था किसी तरह मैं लिस्ट में आ जाऊँ एंड IAS या IPS मिल जाए। आगे का प्लान ये है कि जो भी जहाँ पे भी मुझे मिलेगा, मैं अपने फुल कैपेबिलिटी और जो भी कैपेसिटी है मेरा, उसका मैं फुल यूटिलाइज़ करके मैं अपने बेस्ट ऑफ पोटेंशियल से मैं काम कर पाऊँ। मैं वापस से देखा, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मेरा रोल नंबर चेक करिए, तो आई कुड नॉट बिलीव इट श्योरली एंड खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैं अचीव कर पाया। बचपन से थोड़ा था बट जब मैं क्लास 9-10th में था तो उस समय ये आया कि अभी इंजीनियरिंग करना है, IIT में जाना है। सो जब मैं IIT में था तो फिर मैंने सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर किया एंड आई वर्क विद अ कंपनी ऑल्सो फॉर 2 months एंड इंटर्नशिप भी की, रिसर्च इंटर्न किया पर्ड्यू यूनिवर्सिटी US में। फिर उसके बाद फाइनल ईयर में था तो ये फिर फुल्ली मैं डिसाइड कर पाया कि मुझे UPSC फील्ड में ही आना है। फिर तैयारी मैंने स्टार्ट की। टारगेट तो शुरुआत में ये था कि पहला स्टेज क्लियर हो एंड कंसंट्रेशन के लिए आई वाज ऑलवेज इन टॉक्स विथ माय सीनियर्स। IIT बॉम्बे से कुछ पहले से जो सर्विस में थे उनसे मैं बात करता था और फिर मंथली और डेली टारगेट्स रखता था कि मुझे ये पढ़ना है। सो आई थिंक दिस ऑल एट द एंड इट ऑल फॉल बैक इन द प्लेस एंड आई गॉट इनटू द लिस्ट। चलिए, आपने देखा शुभम ने क्या कहा। और शुभम के अलावा कई और तस्वीरें आई, पूरे बिहार से तस्वीरें आई, जहां जहां लड्डू मिठाई बंट रहे थे सब जगह से तस्वीरें आई। आप देखते चलिए, एक से बढ़कर एक तस्वीरें। क्या होता है देखिए, जब UPSC में आप UPSC परीक्षा क्रैक कर लेते हैं तो क्या तस्वीरें आती हैं। गला रुंध जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं, भरोसा नहीं होता। और ये देखिए, कमाल हो जाता है। ये कमाल वाली तस्वीरें हैं जो बेटियों ने कर दिखाया। बेटियों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की। प्रवीण की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रवीण है, 7वां रैंक इन्हें मिला है। प्रवीण से भी बातचीत हमारी लगातार हो रही है
बेहद भावुक हैं। आप देखिए क्या दृश्य है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। और वो लोग आज खामोश हो जाने चाहिए या फिर उन्हें अपनी फ्रीक्वेंसी बात करने की बदल लेनी चाहिए, जो अभी भी कहते हैं कि बिहार में काबा। और भाषाई और बोली के सीमाओं से बाहर जो लोग नहीं निकल पाते हैं, और उनके लिए ऊपर हम हेडर चला रहे हैं कि बिहार में टॉपर बा, बिहार में टॉपर है और बिहार में टॉपर छै। तो जिनको जिस बोली में इसे फिट करना है कर लें, उनके लिए बेहतर होगा। चलिए अब मेहमानों का हम रुख करते हैं। तो बिहार में अभी हमारे साथ जो मेहमानों की सूची हमने बनाई है उसमें रश्मि रानी यूपीएससी में सफल अभ्यर्थी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रश्मि, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लड्डू मिठाई ढोल नगाड़े वाले वक्त में हमारे लिए समय निकाला। दूसरी बात यह कि आपको ढेर सारी बधाई स्वीकार कीजिए हमारी तरफ से, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से। आपने हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। और जब बेटियां सफलता की तरफ मूव करती हैं, मुड़ती हैं, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें आती हैं जो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग भी अंदर से बहुत भावुक हैं। सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट ये है कि आखिर बिहार ने जो इस बार परफॉर्मेंस दी है और बिहार में जिस तरीके से ये डंका बजा है, किस तौर पर आप इसे देख पा रही हैं? बिहार में काब आप पूछने वालों को तो आपने दे दिया, रिजल्ट दे दिया। लीजिए बिहार में यूपीएससी का रिजल्ट कैसा आता है देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा उन लोगों को भी देख लीजिए। लेकिन किस तरीके से आप इसे अपने कैनवस पर फिट करती हैं, क्या कहना चाहती हैं? जी, यूपीएससी को लेकर के बिहार में हमेशा से क्रेज़ रहा है। तो जो एक आप इसको सोशल कैपिटल कह सकते हैं कि हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता है हमारे बड़ों से कि आपको अगर मतलब इट्स लाइक अ बेस्ट अचीवमेंट फॉर यू, तो ऑब्वियसली वो रहता है। और हमें मुझे लगता है कि आप अगर दिल्ली भी चले जाएं तो बिहार से कई स्टूडेंट्स रहते हैं जो वहाँ प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इट्स फाइनली आवर ईयर, आई वुड से कि ये फाइनली हमारा साल है, बिहार का साल है ये, जब बिहार के बच्चों ने फाइनली रिजल्ट दिया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। बिल्कुल। और हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। अधिकारी बनने के बाद रश्मि आप भी गंभीर हो जाइएगा, थोड़ा कम बात कीजिएगा पब्लिकली, थोड़ा सा कम, जो अभी जितना मज़ा कर लेते हैं। देखिए अभी देखिए जिस तरीके से फोटो आई कल शुभम की, उसे हम देख पा रहे हैं, दिखा भी पा रहे हैं, आप भी देख रही होंगी। इसे देखकर लगता है कि देखिए ये जो क्षण है, इसे हासिल करने के लिए बिहार के लोग हड्डी गला देते हैं पढ़ते पढ़ते। कितने घंटे पढ़ाई होती थी आपकी, क्या दिनचर्या होती थी? बिल्कुल जी, मैंने ऐसे कभी गिना तो नहीं घंटे, बट मुझे लगता है कि दिन में 8 घंटे की पढ़ाई इनफ होती है। अगर आप सीरियसली 8 घंटे की पढ़ाई करें तो दैट इज़ मोर देन इनफ। बट वही है कि आप उस टाइम पे आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड रहें। तो मेरी दिनचर्या यही होती थी। मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होता है, जनरली जो प्रीलिम्स का 9 से 11 या फिर मेंस का 9 से 12 और 2 से 5, तो मैंने पूरे थ्रू आउट द ईयर मैंने ये कोशिश किया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं पढ़ाई करूँ और इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड रहूँ, ताकि वो आदत बनी रहे। जी जी। तो ये मेरा फोकस था प्रिपरेशन के टाइम पे। जी, कंसंट्रेशन की आपने बात की, लेकिन इसके साथ हमने जितने भी जो टॉप जिन्होंने किया या फिर जिन्होंने क्रैक किया इस एग्ज़ाम को, सबसे पूछा, और उसमें हमें अधिकतर वो लोग वैसे मिले जिन्होंने एक के बाद एक बार नहीं, जबकि बल्कि 2-3 बार उन्होंने क्रैक किया है, तो उन्हें उस पैटर्न के बारे में पता है। तो आप उस जगह पर हैं जहां आपको उस पैटर्न के बारे में पता चल गया कि अच्छा यूपीएससी का रास्ता ऐसे निकलता है, ऐसे इसे क्रैक किया जा सकता है। तो जो लोग इसकी तैयारी करते हैं वो क्या नहीं समझ पा रहे हैं? सब कुछ पढ़ने की चाहत में सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं जो रास्ता आपने देखा करीब से और उसी रास्ते पर चलते हुए आपने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया। जी, मेरा भी ये चौथा अटेम्प्ट था और मैं भी 3 बार प्रीलिम्स मैं नहीं निकाल पाई। तो मैंने जो नोटिस किया, देखिए सोर्स जो है वो सभी का सेम है, सभी वही किताबें पढ़ते हैं, तो सोर्स सभी का सेम है। मुझे लगता है कि मेंटली आपको बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये एक मेजर चेंज था जो मैंने 2020 के अटेम्प्ट में किया कि आप कुछ भी हो जाए, आप जो अनसर्टेनिटी है इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, आप जो क्वेश्चन आपको पता है वो सबको पता है, लेकिन जो नहीं पता है आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है।
तो मेरा ये मैंने थ्रू आउट द ईयर खुद को मेंटली ऐसे प्रिपेयर किया कि जो क्वेश्चन नहीं है मुझे वहाँ नहीं घबराना है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि वही एक गेम है जहाँ आप आप खेल सकते हो, आप यू हैव द एज। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि आपको मेंटली आप खुद को स्ट्रांग बनाएं। आप ये बिहार का रास्ता हर उस यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए दिल्ली ही जाता है, या फिर आपका रास्ता सिर्फ बिहार तक ही रहा? कहाँ कहाँ आप किन किन जगहों तक गई, ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं बल्कि वो चाबी ढूंढने के लिए जिससे यूपीएससी की तिजोरी खुल जाती है? जी हाँ, काफ़ी लोग दिल्ली जाते हैं। मेरे भी एक्चुअली घर में जो पेरेंट्स ने भी कहा था कि अगर ज़रूरत है तो दिल्ली जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब एक बार मैंने जब सिलेबस देखा, क्वेश्चन पेपर्स देखे और टॉपर्स के, आजकल तो इंटरनेट पर इतना कुछ अवेलेबल है, टॉपर्स का सारा स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जाना अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाता है। जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है ये सब भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं जी। तो थैंकफुली मेरा पटना से रह करके ही मेरा प्रिपरेशन हुआ एंड मेरे लिए सेल्फ स्टडी के लिए ये बेस्ट ऑप्शन था। हाँ बिल्कुल। और एक सवाल जो काफ़ी अहम है कि जिनके घर में पहले से अधिकारी होते हैं उन्हें तो एक रास्ता मिल जाता है, रुतबा भी बचपन से वैसा ही होता है। आपके यहाँ कितने अधिकारी हैं ऐसे? जी मैं पहली हूँ एक्चुअली जिसने यूपीएससी क्रैक किया है अपने फैमिली से। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली से कोई होना ही चाहिए, किसी ना किसी को तो खाता खोलना ही है। सो इट्स मतलब ये बिल्कुल ऐसा कंपलसरी नहीं है। और आजकल सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं। मैंने जैसे कहा कि इंटरनेट पर बहुत कुछ अवेलेबल है, सीनियर्स अपनी स्ट्रैटेजीज ये शेयर करते हैं। चलिए रश्मि आपने खाता खोला, इतना बड़ा खाता आपने खोल दिया कि इसमें तो सभी लोग समाहित हो जाएंगे। अच्छी बात है, आप ही से शुरू हो, कहीं से शुरू होनी चाहिए। और हमारे साथ संतोष कुमार राय जी हैं, इन्होंने क्रैक किया इस एग्जाम को। हमारे साथ ओम प्रकाश गुप्ता हैं। जरा याद कीजिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को और उस पहले इंटरव्यू को जिसमें सुबह के 9 बज रहे थे और मैं घर पर था। मुझे याद आ रहा है ओम प्रकाश गुप्ता के यहाँ हवन चल रहा था क्योंकि वो टॉप कर गए थे, लेकिन जब मैंने उनका नाम देखा ये तो पता ही था कि वो यूपीएससी में भी आ ही जाएंगे, आ ही गए। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। 3 दुगने रात चौगुने आप वृद्धि कर रहे हैं। और जो आप खाता खोल रहे हैं ना, रश्मि ने एक बार खाता खोला, आप तो 2-2 बार खाता खोल चुके हैं। बीपीएससी में आप टॉप कर गए, इधर यूपीएससी में आपने एक अच्छा मुकाम पाया। तो किस तौर पर इस सफलता को देख पा रहे हैं और क्या चाहते हैं इससे बढ़ने की, या फिर 1-2 अटेम्प्ट और देखेंगे आप? सर इस यूपीएससी की सफलता के बाद मैं काफी सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, बीपीएससी का मेरा प्लान भी था। उसमें रैंक 1 आने के बाद मैं एक्साइटेड तो था कि रैंक 1 हासिल हुआ है, लेकिन बहुत सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा था। बट अभी जो आईएएस या आईपीएस के रेंज में मेरे को पोजीशन मिलने वाली है, दोनों में मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं आईपीएस की नौकरी पोजीशन ज्वाइन करूंगा, उसके बाद अगर मेरा मन करेगा तो अटेम्प्ट दे सकता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि एक लेवल आने के बाद बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तो मैं ट्रेनिंग के साथ अटेम्प्ट दूंगा। अगर मुझे आईएएस मिलता है तो फिर आईएएस भी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट ईयर आईएएस ज्वाइन करना चाहूँगा। ओम प्रकाश, कल यही सवाल शुभम के माता पिता से भी हमने पूछा था। वर्दी में सभी माता पिता की इच्छा होती है कि बेटा वर्दी में दिखे, उसकी धौंस एक अलग होती है, रुतबा अलग होता है। तो आपके भीतर से क्या आवाज आ रही है, आईएएस वाली या फिर आईपीएस वाली? एक्चुअली वो इंस्टेंट पावर वाली फीलिंग मेरे अंदर नहीं है। और अगर मैं आईपीएस की सोचता भी हूँ तो मेरा यही रहता है कि सिस्टम को किसी तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाया जाए, पीपल सेंट्रिक बनाया जाए, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर या फिर सेफ्टी की जो नीड है उसको फुलफिल किया जाए। तो एज सच वो धौंस वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं है। क्या बात है। संतोष कुमार राय जी हमारे साथ हैं। संतोष कुमार राय जी, थोड़ी देर लगी लेकिन सही टाइम पर आप पहुंचे हैं, समय निकाला आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार राय जी, बढ़िया रिजल्ट है, चारों तरफ खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बधाई संदेश मिल रहे हैं, लगातार मीडिया वालों से बातचीत चल रही है। इस बीच में जो बिहार ने जो कर दिखाया है, चाहे वो ओम प्रकाश हो, शुभम हो, रश्मि हो, बड़ी लंबी कतार है। इस बार तो कमाल हो गया। किस तौर पर आप देख पा रहे हैं इसे? बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुन के, इस बार जो बिहार का रिजल्ट देख के, कि इतने सारे हमारे बिहार से जो कैंडिडेट्स हैं वो सक्सेस हुए हैं। और हम लोग इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि
हम लोग 2014 में जो हम लोगों ने एक पहल किया था कि अपने बिहार और झारखंड के जो भी ऑफिसर सेलेक्ट होते यूपीएससी में, जी वो जी। सभी मिलके हम एक मंच पे आए थे जिसका नाम था NACS। और हमारे जो फाउंडर हैं श्री BK प्रसाद सर, जो कि सीनियर IAS हैं, जी जी। उनकी लीडरशिप में हमने एक शुरू किया था कि कैसे हम सभी एक मंच पे आए और अपने बिहार झारखंड के जो भी युवा IAS की तैयारी करना चाहते हैं उनको हम गाइडेंस प्रदान करें। तो पिछले 6-7 साल से हम लोग ये कर रहे हैं और इस बार हमारे NACS जो हमारा संगठन है उससे करीब 25 से भी ज्यादा लोग IAS क्वालिफाई किए हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे शुभम कुमार है, रैंक 1 है। तो इससे पूरी की पूरी जो हमारी NACS की टीम है वो काफी बहुत ही हम लोग उल्लासित हैं कि हम लोग की जो मेहनत है वो रंग लाई। संतोष जी, क्या खिला पिला रहे हैं आप लोग? पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या दे रहे हैं? कौन सा च्यवनप्राश दे रहे हैं? खिलाते के साथ नंबर बढ़ते जा रहे हैं। उसमें मैं तो यही कहूंगा कि हमारी जो NACS का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जी जी। और पटना में जो हम मार्गदर्शन प्रोग्राम चलाते हैं, जी। उसकी सबसे खास बात तो ये है कि इसमें कोई कोचिंग के लोग नहीं है। जो बिहार झारखंड के खुद जो IAS बन चुके हैं वो सीनियर हैं, हम लोगों जैसे से शुरू होके और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई DGP है, इतने सीनियर ऑफिसर्स भी है। जी तो जी। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि एक परिवार जैसा माहौल होता है। हमारे पास जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो कोई भी सवाल पूछने में हिचकते नहीं, और फिर उनका जो हम गाइडेंस देते हैं, उनका एक WhatsApp ग्रुप बनाते हैं, उसमें कभी भी वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जो कि नॉर्मली वो लोग हेजिटेट करते हैं कहीं दूसरे जगह संस्थान में जाके पूछने के लिए। तो वो जो हम लोग घर की तरह एनवायरनमेंट देते हैं, उनको तनाव मुक्त एनवायरनमेंट देते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी जो नेचुरल टैलेंट है वो निखर के सामने आती है। और उसका जो परिणाम आज हम लोग को देखने को मिल रहा है, इतने सारे और अच्छी अच्छी रैंक्स लाए हमारे बिहार और झारखंड के अभ्यर्थियों। ये काफी आसान सा हो जाता है। रश्मि के पास जरा चलते हैं। रश्मि, हमें जरा ये बताइए, हमने वो देखा है कि प्रतियोगिता दर्पण में जब इंटरव्यू छपते थे तो हम लोग भी बड़ा रुक कर उसे पढ़ते थे कि क्या पूछे गए सवाल, किस तरह से पूछे जाते हैं, ये लोग कहीं ऊपर से कहीं अलग से बन के आते हैं कि नहीं। तब और अब में बहुत फर्क आ गया है। सोशल मीडिया के आने से कितना आसान हो गया ये सब? सर काफ़ी आसान हो गया। जैसे कि संतोष सर ने भी कहा, मैं खुद NACS की पार्ट थी, उसकी एज अ कैंडिडेट मैं उसकी मेंबर थी, और इंक्लूडिंग संतोष सर सभी ने बहुत हेल्प किया। और जैसे कि मैंने बताया WhatsApp पे ग्रुप था, सर ने जैसे बताया कि कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पोस्ट करने पे हमारे सर बिल्कुल इमीडिएटली रिप्लाई करते थे। अरुण सर हों, हु इज़ अ वेरी सीनियर IPS ऑफिसर, तो इनफैक्ट वो भी क्राइम रिलेटेड क्वेश्चन हो या जो भी पुलिस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उस पर वो तुरंत रिप्लाई करते थे। तो खासकर इंटरव्यू में तो मैं आई टोटली डिपेंडेंट ऑन NACS ओनली। तो थैंक यू संतोष सर एंड टू द एंटायर NACS ग्रुप। संतोष जी, आपका कुनबा तो बड़ा होते जा रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं कि आगे जाकर ये कोई ये नहीं है कि रश्मि कल आपके साथ ना हो। रश्मि भी कई लोगों को बताती नजर आएंगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते नजर आएंगी। ओम प्रकाश आपके साथ होंगे, शुभम आपके साथ होंगे, बड़ी टीम आपकी तैयार हो जाएगी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं संतोष जी कि ये जो टीम है किस तौर पर कैसे काम करती है, क्या आपने कर रखा है, ये कैसे आप कर पाते हैं? आपने ऑलरेडी सुना, रश्मि ने बताया, एंड शी वाज पार्ट ऑफ आवर इनिशिएटिव दिस ईयर। तो आगे से अब जो रश्मि है, ओम प्रकाश है, शुभम है, सभी लोग अब ऑलरेडी हमारे NACS के अभी मेंबर बन चुके हैं, एक बार जब वो लोग सेलेक्ट हो गए तो आगे नेक्स्ट ईयर जो हम लोग प्रोग्राम कराएंगे, चाहे वो मार्गदर्शन हो जिसमें हमें वीकेंड्स पे कैंडिडेट्स को गाइड करते हैं, या उनका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो, तो ये लोग भी खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और जो हमारे आने वाले एस्पिरेंट है उनको बताएंगे। बिल्कुल तो संतोष जी, मैं बहुत अच्छा लग रहा है हाँ, कि हम इन लोगों जी, को बहुत ही हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमने 2014 में 8 लोगों से जो जर्नी शुरू की थी, आज 1000 से भी ज्यादा हमारे ऑफिसर्स हमारे NACS के पार्ट हैं, और हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये सब अभ्यर्थियों को गाइडेंस देने का काम कर रहे हैं। बहुत उम्दा संतोष जी, बहुत उम्दा, बेजोड़। अब चलिए जवाब अब देने की बारी आ गई है। बिहार में काबा, तो बिहार में डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह बा, डॉक्टर रंजीत जी के बाद रश्मि रानी हैं बिहार में, ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, संतोष कुमार राय हैं, और जैसे कई लोग हैं। तो बिहार में काबा वाले लोग जो हैं जरा खामोश हो जाइए, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा लेट आए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 मिनट ही सही डॉक्टर रंजीत को हम सुनते हैं। डॉक्टर रंजीत, बहुत अरसे बाद ऐसा लम्हा आया है जहां आंसू निकल भी रहे हैं, खुशी के आंसू हैं,
और आप तस्वीरों को भी देख सकते हैं। हम आपका रिएक्शन चाहते हैं और आगे की योजनाओं के बारे में भी आपसे हम पूछेंगे। विवेक जी, निश्चित रूप से मैंने 2010 में मैंने स्टार्ट किया था मिशन 50, जिसमें कि 50 बच्चों को निःशुल्क रूप से हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी शुरू करवाया था। जब बाद में संतोष आया तो 2014 से, संतोष भी हमारे टीम मेंबर्स ही हैं। संजोग से ऐसा हुआ कि NSCS वाले सब एक साथ आज आ गए हैं, तो मैं ही इसका मेंबर हूं। और 2010 के बाद 2014 से संतोष उसको बहुत आगे लेके गए और उसके बाद रिजल्ट जो है देखने को मिला। लेकिन ये जरूर है कि 2008-10 में जो रिजल्ट बिहार का था और जिसमें कि हम लोग पूरे न्यूज़पेपर और सभी मीडिया में हम लोग ये देखते थे, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि बिहार के लाल ने किया कमाल, जैसे मेरा भी आया था। जी। उसके बाद पहली बार जो है पूरे 8-10 साल के बाद सब समझिए कि इतनी बड़े संख्या में रिजल्ट बिहार से हुआ है। तो अब जो मुझे उम्मीद लग रहा है कि एक बार जो है हम लोगों ने पिकअप पकड़ा है, तो बिहार से रिजल्ट जो है अब आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। क्योंकि अब जो है मार्गदर्शक जो है सीधे IAS हो रहे हैं। जब मैं IAS बना था उससे पहले IAS से मिला नहीं था, लेकिन आज भी मैं गाइड कर रहा हूँ। और मैं आपके स्टूडियो आने से पहले अभी पढ़ा के ही मैं आ रहा हूँ पटना में, जो अभी UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा समझ सकते हैं कि अब हम लोग सीधे बिहार में जो ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं, जो कि जो प्रतिभा गांव-गांव तक छुपी हुई है, उसको बाहर लाना, सही गाइडेंस देना, उनको सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको सफल बनाना हम लोग का मिशन है। और इसमें सही बता रहे हैं संतोष कि हम लोग 1400-1500 से ज़्यादा संख्या है। और बिहार में भी 12 से 15 ऐसे मेरे बैचमेट और जूनियर हैं जो कि वो कंटिन्यू वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, न कि ऑफलाइन की ऑनलाइन के माध्यम से भी वो इवनिंग के टाइम में यूट्यूब हो या फेसबुक हो, दूसरे माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं। और इंटरव्यू के टाइम में तो बिल्कुल फ़ोन से हमने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को हमने गाइड किया था। और रिजल्ट आने के बाद मुझे पता चला कि इनका भी सिलेक्शन हो गया। तो रात भर कॉल आते रहा और बहुत अच्छा लगता है जब बिहार से इतनी अच्छी रिजल्ट होती है। 2000 के बाद आलोक सर के बाद ये मौका आया कि 20 साल के बाद फिर से जो है बिहार के टॉपर जो है शुभम आया, वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, वो समस्तीपुर कटिहार से आते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि पूरा 10 में 5 जो है हमारे बिहार और झारखंड के NSCS के, जो हम लोग बिहार झारखंड चलाते हैं, जी। तो 5 यानी कि 50%। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो जो है हमारा 5 जो है वो 6, 7 और डाटा जो है बढ़ता जाए। एक समय था जब हमारे सीनियर बताते थे कि 80 के दशक में 1/3 हम लोग बिहारी होते थे, यानी कि 100 में 30 होते थे। तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि अगर 1000 रिजल्ट हो तो 300 बिहार से रिजल्ट हो। और हम लोग लगे हुए हैं। और अभी जो नए सिलेक्ट हुए हैं उन लोग को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। और जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि जो हम लोग चला रहे हैं कारवा उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये फ्रेशर हैं, ये ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अभी जो टेक्निकली चेंज हो रही है, क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, जो माहौल चेंज हो रहा है, बुक्स कौन सा रिकमेंड करना है, ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। तो जो भी टॉपर से लेकर हमारे सिलेक्ट हुए हैं जी बिहार से जितने हुए हैं और दूसरे भी राज्यों से, वो उनको गाइड करेंगे। तो जो प्रतिभा गांव तक का, जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, उनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पा रही है, उनको फ़ायदा मिल पाएगा। क्योंकि कोचिंग क्लास से ज़्यादा जरूरत है मोटिवेशनल। एक बार IAS से मिलने के बाद ही उनको लगता है कि अच्छा आप भी बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। ये भावना जो जगती है उसके बाद जो है वो बनने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो हम लोगों का मिलना भी एक बहुत बड़ा उनका मोटिवेशन होता है। और UPSC इंटरव्यू, जब मॉक इंटरव्यू हम जब लेते हैं कैंडिडेट्स का, तो भी ऐसा लगता है कि अच्छा IAS से मिल लिए, इंटरव्यू इन्होंने ले लिया, तो बाकी तो वहाँ UPSC में हम लोग इजीली जो है अपना परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका फायदा जो है डायरेक्टली हम लोग को मिलने लगता है। चलिए डॉक्टर रंजीत, हम आपको बताएंगे कि ये तो कार्यक्रम आधे घंटे का था, लेकिन अब अभी 1 घंटे चलेगा। आपकी बात काफ़ी अच्छी लग रही है हमें। और एक जो स्टूडेंट्स का जो लेवल है, उनका कहना है कि नहीं अब इसे लेकर चलिए, अब बीच में मत रोकिए। और देर तो हो गई, क्योंकि अगर आपकी बात सुनकर अगर आप पहले मिले होते तो आज आप लोगों की तरह हम भी बैठे होते उस तरफ, काफी रोमांचित होकर। तो बहुत अच्छी बात है। ओम प्रकाश के पास हम जरा चलेंगे। ओम प्रकाश से पिछली दफे जब बातचीत हुई थी, ओम प्रकाश, एक बहुत अच्छा वातावरण जो अब बिहार में देखने को मिल रहा है। और आप पढ़ाते रहे ओम प्रकाश, क्योंकि जब आपने BPSC टॉप किया था तब आपसे हमने पूछा था क्या कर रहे थे इसके पहले, तो आपने कहा कि मैं पढ़ा ही रहा था और चांस ले रहे थे। तो क्या ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी? क्योंकि डॉक्टर रंजीत को देखते हुए कई ऐसे IAS जो कि अब बनेंगे या फिर जो बन चुके हैं, वो इस तरफ से बढ़ रहे हैं कि जो भी समय मिलता है एक IAS ज़रूर बना देना है। इस तरीके से ये प्रतिभा को सिलेक्ट करके उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां पर सफलता है। ओम प्रकाश, आपके दिमाग में क्या चलता है इन चीज़ों को लेकर जब आपके सामने इतना खूबसूरत पैनल बैठा है? जी बिल्कुल सर, क्योंकि गाइडेंस का तो महत्व है। और खास करके वो बच्चे, वो कैंडिडेट्स जो गांव में हैं, जिनको पास ना कोचिंग में जाने का पैसा नहीं है या फिर फैसिलिटीज नहीं है, तो मुझे लगता है कि यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी मीडिया के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंच सकते हैं जिनको कि गाइडेंस की जरूरत है।
अभी तो मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा था, अभी मैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन से निकल करके रिजल्ट आया है, कुछ समय फ्री फील करूंगा, तो मैं प्लान कर रहा हूँ जी जी कि कुछ गाइडेंस सीरीज उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए चलाऊं, जिससे कि उनको इनिशिएट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। एक बार इनिशिएट कर लेंगे वो, तो वो अपनी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा लेंगे खुद से भी। तो वो जो इनिशिएशन फेज वाला जो गाइडेंस चाहिए, मैं उसके लिए सोच रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि मैं जल्द ही उन गाइडेंस सीरीज के को लेकर के बच्चों के बीच में आऊँगा। बिल्कुल। हम जरा एक बार चलेंगे फिर से संतोष कुमार राय जी के पास, जानने की कोशिश करते हैं संतोष जी से। संतोष जी, ये हिंदी अंग्रेजी वाला जो मामला है, ये कितना एक बड़ा हर्डल है, या फिर अब चीज़ें आसान हो गई हैं? क्योंकि जो अब जब हम गांव की बात करेंगे तो वहाँ से तो हिंदी आएगी, बिहार में मैं तू तो होगा नहीं, हमसे ही बात होगी। तो ये हम किस तरीके से सभी को ले चलने वाला शब्द है, और हम के मायने कितने बड़े हैं, और इस हम से यूपीएससी क्रैक करना कितना आसान है, ये जरा हमें क्लियर कीजिए आप। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। मैं भी अपने बैच में हिंदी मीडियम का टॉपर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि हिंदी में तैयारी थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, लेकिन अगर कोई दृढ़ निश्चय किया हुआ है, कमिटेड है, तो उसमें सफलता तो आसान हो जाती है। जहाँ तक ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात है, और जो अच्छे मटेरियल्स होते हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल्स होते हैं, उनका हिंदी या इंग्लिश में मिलने का सवाल है, तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं अच्छे तरीके से, और उनको ज़्यादा स्टैंडर्ड के भी होते हैं। लेकिन मैं यह जरूर करना चाहूँगा कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और कमजोर पृष्ठभूमि के होते हैं, वो भी, उनमें भी अगर लगन है और मेहनत करते हैं, तो उनमें इतनी कैपेबिलिटी जरूर हो जाती है कि इंग्लिश के कंटेंट्स को भी आराम से वो पढ़ के समझ सकते हैं, और भले वो अपना आंसर वो हिंदी में लिख सकते हैं। ये करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं होता है। बट जो भी है एस्पिरेंट्स है, उनमें वो पैशन होना चाहिए कि हमें तो आईएएस बनना ही बनना है। तो ये जो हम लोग बिहार में जो हम बोलते हैं, तो वो हम का जो सफर है वो भी आसान हो जाता है। और ऐसे पृष्ठभूमि के लोगों को मैंने देखा है कि यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड भी समझती है, और इस चीज को सराहा जाता है कि आप ऐसे पृष्ठभूमि से आके भी इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं। और मेनली जो इंटरव्यू बोर्ड है, उसमें मोर देन द लैंग्वेज हमारी मौलिकता को देखी जाती है। बिल्कुल, कि हम कितने मौलिक है, कितने ओरिजिनल है, कितने ऑनेस्ट है, कितने कमिटेड है। तो ये जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज है, ये उनमें जांचा और परखा जाता है। और इस मामले में मैं समझता हूँ कि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं किसी भी मायने में कम नहीं होते हैं। तो आज जो लोग सुन रहे होंगे, खासकर अगर फ्यूचर कोई एस्पिरेंट्स है, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें माध्यम पे नहीं जाना है। माध्यम सभी अच्छे हैं, थोड़ी सी मुश्किल जरूर है इंग्लिश के कंपेरिजन में, लेकिन अगर हमें वो दृढ़ इच्छा शक्ति है और लगन है, तो हिंदी माध्यम से भी हम आईएएस टॉपर बन सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक अच्छा पैनल है जो आज बहुत सारी बातें बता रहा है उन लोगों के लिए जो इस रिजल्ट के बाद अपना तरीका बदल लिया होगा सोच का, और उन्होंने ये सोचा होगा कि नहीं, जब ये तो हम क्यों नहीं, उस जगह पर हमें भी होना चाहिए। और ये होता है, हर बार होता है, जब जब रिजल्ट आते हैं, जब जब रिजल्ट छपते हैं, जब जब टॉपर्स के और जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया है, उनके जब इंटरव्यूज़ लोग पढ़ते हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने 10th पास किया है, जिन्होंने अभी 8th के एग्ज़ाम दिए हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये रास्ता बढ़िया है, इसी पे जाना चाहिए। लेकिन उस रास्ते पर चलना और उस रास्ते पर टिके रहना तब तक जब तक सफलता आपके कदम को ना चूम ले, ये एक बहुत बड़ी बात है। उसमें कंसंट्रेशन भी है, डिवोशन भी है, सारी चीज़ें हैं। तो ये जो मसाला वाली जो बात है इस पूरी करी के भीतर, इसे समझने के लिए डॉक्टर रंजीत के पास हमें चलना होगा। डॉक्टर रंजीत, हमें ज़रा ये बताइए, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब मिलकर एक कैंडिडेट सफल होता है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, बहुत आहुतियाँ हैं, और सिर्फ पढ़ना ही एक मतलब नहीं है, उसके अलावा भी जो आयाम है, हमें ज़रा बताइए, कि ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि आईएएस अधिकारी या आईपीएस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। विवेक जी, बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसमें पहले बताना चाहूँगा कि आईएएस बनने के लिए पहले खुद से अंदर से एक जुनून का होना बहुत ज़रूरी होता है। केवल पढ़ाई से अगर आईएएस बनता होता तो सभी के सभी सिलेक्ट हो जाते, क्योंकि आईएएस बनने के लिए एक बहुत ही कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू दे के आते हैं और अगली बार हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स नहीं हो, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मैं इंटरव्यू दे के आया, नेक्स्ट टाइम मेरे को प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो फिर मैं रूम में बंद हो गया, नेक्स्ट टाइम फिर 49th रैंक आया।
तो ये एक तरह से ऐसी है जिसमें कि आप अगर आप गिर जाते हैं तो फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये होना चाहिए कि जब आपने तैयारी शुरू की है तो आप में एकदम कमिटमेंट होना चाहिए कि आपको सफल होना है तब तक, और तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि आप सफल नहीं होते हैं। दूसरी बात है कि हमेशा हर कैंडिडेट को सोचना चाहिए कि आपको एक ही सीट चाहिए और सर्वोच्चता का स्थान हमेशा रिक्त रहता है। वह रिक्त जो इसीलिए रहता है क्योंकि किसी ने अगर मार्क्स लाया है 1200 तो वो हो सकता है 1210 लेके वो टॉप बन सकता है। तो ये सर्वोच्चता का स्थान हमेशा रिक्त होता है। दूसरी बात है कि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोसेस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि गैप हो, अगर गैप होता है तो आपका तैयारी जो है कहीं ना कहीं वो हैम्पर होता है। तो एक तो वो होनी चाहिए। दूसरी है कि आपका कई तरह से समस्याएं आती है, जैसे होता है कि आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अगर ठीक नहीं है तो घर से प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, बहुत तरह की प्रेशर होती है। उन प्रेशर को साइड करके रिजॉल्व करके और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन यह ज़रूर है कि आपको कंटिन्यूटी अगर आपके तैयारी में है और आपका डेडिकेशन है कि मुझे यही करना है, तब आप कर सकते हैं। अपने आप को परखने की भी ज़रूरत होती है कि सीनियर्स होते हैं उनसे आपको मिलना पड़ता है। आप अपने आप को देखिए कि कहाँ और किस लेवल पे हम पहुँच पाएँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब जिनकी तैयारी परफेक्टली हो जाती है उनका अटैम्प्ट और एज खत्म हो जाता है। ऐसा मैंने बहुत सारे सीनियर और अपने बैच को देखा जो कॉलेज मेरे साथ थे। उनकी तैयारी बहुत परफेक्ट हो गई, तब तक उनका अटैम्प्ट खत्म हो गया। तो इसीलिए अटैम्प्ट को भी ध्यान से देखना, ध्यान से हमें अटैम्प्ट लेना है। साथ ही अपनी तैयारी को हमेशा जो है चेक करना है। हमें क्वेश्चन बैंक हम लेते हैं या हम जो टेक्स्ट देते हैं उससे हम देखना चाहिए कि मॉडल सेट से हम कितना परफेक्टली बना पाते हैं, मेरी एक्यूरेसी क्या है। इन तमाम चीज़ों को देख के, अच्छा दूसरी बात है कि देखा देखी करके यूपीएससी की तैयारी करने वाले की संख्या बहुत होती है, बट इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है, एज को क्राइटेरिया से देखेंगे 32 ईयर्स प्लस ओबीसी 35 एंड SC ST का और ऊपर है। जी जी। तो एक ऐसे एज पे जाके अगर किसी का अटैम्प्ट खत्म होता है, एज खत्म होता है, तो फिर किसी दूसरे जॉब के लिए बचते नहीं है। तो इसीलिए पहले से जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन करके कर रहे हैं, तो उनकी पूरी प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वो सफल ही हो, क्योंकि अगर असफल हो जाते हैं तो उनके पास फिर ऑप्शन कम बच जाता है। क्योंकि इसलिए जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मैं हमेशा कहूँगा कि आप तैयारी बिल्कुल सही दिशा में और अपनी जो आपकी जो क्षमता है उसको भी देख लेना चाहिए, आपकी जो एबिलिटी है उसको भी देख लेना चाहिए कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसी के हिसाब से। लेकिन एक बात और है, अगर हम लक्ष्य को ऊंचा रखते हैं, मैंने मैक्सिमम देखा है जो यूपीएससी की तैयारी हमारे साथ कर रहे थे, हम लोग एक साथ 5 लोग सेलेक्ट हुए थे। और उसके अलावा अगर हम सीनियर्स को देखेंगे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, आज बीपीएससी में सभी के सभी सिलेक्ट हैं। जी जी। कोई भी ऐसा नहीं है जो बीपीएससी में सेलेक्ट नहीं हुआ। यानी कि जो तार पर से गिरते हैं वो खजूर पे जरूर अटकते हैं। यानी कि बीपीएससी तो उनका होना ही होना है और होता भी है, उसमें एज भी ज़्यादा है। तो प्रिपरेशन जो है हमेशा यूपीएससी की करनी चाहिए, बीपीएससी तो अपने आप हो जाती है। और यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर हम करेंगे, संतोष जैसा बता रहे थे, तो हमारी सफलता जो है, आप ग्राफ जो है अब देख रहे हैं किस तरह से हमारे ग्राफ बढ़े हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हमारी मेंटल स्टेटस जो है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिवनेस नहीं रहेगा तो हमेशा हम सोचेंगे होगा या नहीं होगा, दुविधा में रहेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं होगा। डॉक्टर रंजीत, ये बातें तब की जब हमने ये दिमागी तौर पर अपने आप को बना लिया कि हमें आईएएस करना, यूपीएससी क्रैक करना है। लेकिन ये जो ओलंपिक वाला जो भाला था ना, उसमें भी चयन किया गया कि कौन सा वाला भाला फेंकना है। तो ये सवाल उससे जुड़ा हुआ है। और संतोष जी के पास जरा चलेंगे। संतोष जी, जब भाले के चयन की बात होती है तो ये गुरु ज्ञान, गुरु मंत्र और ये जो कीज की बात हो रही है, ये दिया जाता हो कि कौन कौन सा चुन लो, रुचि के हिसाब से भी और बचते बचाते निकलना भी है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। और मैंने देखा है कि कुछ लोग इवन जो यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनको अपना रैंक इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी अगर दोबारा एग्जाम होता है तो भी वो ऑप्शनल को चेंज करते हैं। तो और बहुत सारे मैं देखता हूँ कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका ये सवाल होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट का हम चयन करें यूपीएससी की तैयारी के। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो हम लोगों ने अपने साथ कई सारे स्टूडेंट्स को जो हमने गाइडेंस दिया है NACS के माध्यम से, तो उसके आधार पे हम लोगों की एक आम राय ये है कि सब्जेक्ट अपने आप में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, सभी सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। दूसरा सवाल होता है कि कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग होता है, किसी सब्जेक्ट का सिलेबस कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि हमें एक कैंडिडेट के नाते इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसका सिलेबस कम है या ज़्यादा है, स्कोरिंग है या नहीं है। क्योंकि अगर सपोज इस बार का भी या पिछले सालों के भी अगर आप टॉपर्स के लिस्ट को उठा के देखते हैं तो आप देखेंगे कि टॉपर्स हर एक सब्जेक्ट से बन रहे हैं। बिल्कुल।
तो इसका मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट अपने आप में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है। तो फिर आखिर हमें सब्जेक्ट का चयन कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए मैं 3-4 कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। और अभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं रश्मि हैं और भी जो टॉपर्स इस बार के जुड़े हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस को साझा कर सकते हैं। तो उसमें 3-4 चीजें ये है कि पहली बात तो हमारा इंटरेस्ट किस में है। तो नंबर 1 पे मैं इंटरेस्ट को रखना चाहूंगा कि मेरी जो रुचि है वो किस सब्जेक्ट में है। जी जी। सेकेंड नंबर पे कि अगर रुचि है, हो सकता है 2-3 सब्जेक्ट में मेरी रुचि है, तो मेरा जो ग्रेजुएशन में या मास्टर्स जिन्होंने किया मेरा वो बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या वो सब्जेक्ट वही है जिसमें मेरा कुछ बैकग्राउंड भी रहा है। थर्ड आता है कि उस सब्जेक्ट्स में क्या जनरल स्टडीज के पेपर से भी कुछ सवाल आ रहे हैं। तो ये जो 2-3 सवाल हैं इनको अगर हम पूछते हैं खुद से तो हमें पता चल जाता है कि 1-2 ये सब्जेक्ट हैं जो मेरा सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन इन 2-3 पॉइंट्स में भी अगर नंबर 1 पे रखना चाहिए तो मेरे हिसाब से कैंडिडेट्स को नंबर 1 पे इंटरेस्ट को रखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में पढ़ना तो बहुत पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर हमने कोई ऐसा सब्जेक्ट का चयन कर लिया सिर्फ इसीलिए कि वो स्कोरिंग है, सिर्फ इसीलिए कि उसका सिलेबस छोटा है, तो क्या होगा कि हम उसमें इंटरेस्ट उतना नहीं होगा, उतना मजा नहीं आएगा हमें पढ़ने में। फिर क्या होगा कि हम उसको इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे और उसको इतने अच्छे से हम समझ नहीं सकते। तो आई वुड से understanding of the subject and interest in the subject is more important while we are selecting optional paper for UPSC। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो जब एक हम कोई ऐसा सब्जेक्ट को चयन करते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसको हम समझते हैं, तो फिर उसका सिलेबस ज्यादा हो या कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाते हैं और उसमें सफलता का जो चांस है वो काफी ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। ओम प्रकाश, आपने तो खजूर पर पैर रखते हुए ताड़ के सिरे को पकड़ लिया आपने, बड़ा ही चालाकी से आपने ये सब कुछ किया है। और एक सवाल आपसे ये बनता है कि जो टेक्निकली जो सब्जेक्ट की तरफ जिनका रुझान होता है, जिनका मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है, अब संख्या उनकी मैं देख रहा हूँ काफ़ी बढ़ती जा रही है ये लोग, तो क्या ये दिमागी प्रभाव के कारण भी जो कैलकुलेशन का स्तर होता है कैलकुलेट करने का, या फिर कहते हैं बिहार में दिमाग जिनके पास ज़्यादा खपाने की जो एक ताकत आ जाती है उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, ये कितना सच है? पहली बात तो सर मैं कंफर्म क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने खजूर के पेड़ से ताड़ के पेड़ का सफर नहीं तय किया है। मैंने वैसा ही किया जैसा कि रंजीत सर ने बताया है। मेरा प्रिपरेशन मेनली यूपीएससी पे ही फोकस था। जब मेरा पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मैं प्लान बी के रूप में बीपीएससी अटेम्प्ट किया था, जिसका रिजल्ट थोड़ा लेट से आया है। जी जी। तो यूपीएससी में तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और बीपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट था। दूसरी बात ये है कि मैंने जो मैथमेटिक्स ऑप्शन चूज किया था तो मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर रहा हूँ, फैकल्टी रहा हूँ, और प्लस इंजीनियरिंग में भी मैथमेटिक्स पढ़ा था। लेकिन स्टिल मैं मैथमेटिक्स को लेकर बहुत अटैच नहीं था, मैं ह्यूमैनिटीज के लिए ओपन था। बट जब मैं प्रिपरेशन के लिए गया था तो मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि ह्यूमैनिटीज के क्वेश्चन को मैं एडिक्वेटली एड्रेस कर पाऊंगा, उसके कंटेंट को लिख पाऊंगा। तो मुझे लगा कि जो एटीट्यूड है मैथमेटिकल एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड, उससे मैं मैथमेटिक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, जो कि सही साबित भी हुआ। लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत सारी खामियां हैं और मुझे लगता है कि इस बार आप रिजल्ट में चेक करेंगे तो मैथमेटिक्स ऑप्शन वाले बहुत सारे कैंडिडेट तो टॉप लिस्ट में तो नहीं होंगे, टॉप 100 में तो नहीं होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर इस बार बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। जो टॉप परफॉर्मर हैं उनके लिए भी पेपर कंप्लीट करना तो दूर, एक डिसेंट परफॉर्म करना भी बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। और भी बहुत सारे चैलेंजेस है मैथमेटिक्स ऑप्शन के साथ। तो अगर मुझे एक पता होता है कि मैं जीएस में लिख पाता तो शायद मैं ह्यूमैनिटीज की तरफ जाता, मैथमेटिक्स को अवॉइड करता। तो बिल्कुल डॉक्टर रंजीत के पास चलते हैं जरा, ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि कितना अंतर पड़ जाता है डॉक्टर रंजीत को ट्रांसफॉर्म होने में, डॉक्टर रंजीत आईएएस डॉक्टर रंजीत बनने में, ये जो एक फॉरबिडन गैप है इसे पूरा करने में किस तरीके के बदलावों का सामना करना पड़ता है डॉक्टर रंजीत को आईएएस बनने के लिए, उन जैसा बनने के लिए, इस गैप को पाटने के लिए किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सब्जेक्ट वाइज बातें क्लियर हो गई, तैयारी वाइज बातें क्लियर हो गई, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस, आपकी पॉजिटिविटी, पर्सनालिटी से कितना अटैकिंग होती हैं, ये ज़रा हमें क्लियर कीजिए। विवेक जी, ओम प्रकाश सही बता रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार जो है सब्जेक्ट
किसी साल जो है बूम करता है, कोई सब्जेक्ट जो है डाउन होता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका क्या रहा है। लेकिन हाँ, ऑन एन एवरेज अगर आपका परफॉर्मेंस बेटर है तो आप बेटर रिजल्ट आपके हाथ में आता है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि रंजीत से IAS रंजीत बनने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरी होती है कि आपका एक तो कमिटमेंट होना चाहिए कि आप बनने जा रहे हैं। दूसरा यह होता है कि पॉजिटिव आपकी एटीट्यूड होनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं तो हर वीक में 7 दिन 8 दिन के बाद ऐसा लगता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो वो जो केमिकल लोचा है उसको साइड करना जरूरी होता है। या आप 3-4 महीने के बाद अब तैयारी करते जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो बिहार में जिस तरह से रिजल्ट हुआ, जी, आज ही मैंने क्लास में देखा कि जो हमारी अटेंडेंस थी वो 100 थी, आज जो है 200 से ज़्यादा बच्चे आ गए। बहुत सारे इसलिए आ गए क्योंकि उन्होंने रिजल्ट देखा, उनको ऐसा लगा अंदर से कि हम भी कर सकते हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि अगर आपके अभी जो जितना आप उत्साहित हैं और उसी उत्साह को आपको 1 साल तक बनाए रखना है, और वो जो आपके बैलून में जो हवा भरी है वो बैलून में से हवा निकलने नहीं देनी है। यानी कि आपकी 1 साल जो है वो उत्साह, अति उत्साह भी नहीं होनी है, उत्साहित होकर पॉजिटिव डायरेक्शन में तैयारी की गई जो तैयारी होती है उससे रिजल्ट 100% आती है। लेकिन जैसे ही आप निराशा या फिर आप डिमोटिवेट होते जाते हैं, आपकी तैयारी जो है वो निगेटिव साइड में जाती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप 4-5 ऐसे फ्रेंड हो जिनके साथ आप एक ग्रुप बना के स्टडी करें, क्योंकि हम लोग जो है हमेशा ग्रुप में स्टडी किए और ग्रुप में स्टडी का नतीजा था कि हम 4 लोग स्टडी कर रहे थे और चारों के 4 सेलेक्ट हुए और प्रॉपर IAS हम लोग को मिला था। तो मैं सबको जो यही सजेस्ट करूंगा कि रंजीत कुमार से अगर IAS रंजीत कुमार की तरफ जाना है तो उनको सबसे पहले एक अच्छे ग्रुप का होना जरूरी है। स्टडी मटेरियल पे अभी आप बता रहे थे संतोष, मैं बताऊंगा कि स्टडी मटेरियल इतनी ज़्यादा है, इतने फ्लड है, इतने बाढ़ की तरह है, उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी बुक हमको लेनी है। एक बार अगर टेक्स्ट बुक अगर आपने ले ली तो उसको कम से कम 5 टाइम्स पढ़ना है। 5 किताब को लेने के बजाय एक किताब को 5 बार पढ़ना है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि 5 अलग अलग किताब में कंटेंट्स अलग अलग दिए जाते हैं, लेकिन ये पांचों टेक्स्ट बुक को अगर देखेंगे तो केवल 10% का ही वेरिएशंस होता है, और 10% का वेरिएशन जो होता है वो रिजल्ट में कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए कोई एक अच्छी स्टैंडर्ड जो बुक किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाएगी उसको पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में जो अच्छे परफॉर्मेंस और रिजल्ट जो हो रहा है उसके पीछे रीजन यही है कि इंग्लिश में जो कंटेंट्स है बिल्कुल कंसाइज है, कम मटेरियल्स है। हिंदी में जब भी आप बुक स्टॉल पे जाएंगे इतने अधिक मटेरियल्स अवेलेबल है, इतने बुक्स अवेलेबल हैं कि कंफ्यूज करते हैं और बहुत सारे बुक्स वो जमा कर लेते हैं। इंग्लिश में देखेंगे एकदम बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड है कि यही 4-5 किताब जो है आपको GS के लिए पढ़नी है, लेकिन जब हिंदी में जाएंगे तो बहुत है। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जो है पहले ये डिसाइड कर ले कि आपको कौन सी बुक लेनी है, कौन कौन सी पढ़नी है, और इसके लिए जो सक्सेस हुए हैं वो प्रॉपर गाइड आपको कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि अभी से प्रतियोगिता दर्पण और दूसरे न्यूज पेपर में, सोशल मीडिया में आपका आना शुरू होगा कि जो जैसे रश्मि हैं उनके हिसाब से बुक उन्होंने रेकमेंड करेंगे, बाकी भी दूसरे जो सक्सेस कैंडिडेट है वो बुक रेकमेंड करेंगे, और जो जिनको कुछ पता नहीं है सभी बुक को लेके अपने यहाँ जमा कर लेंगे। जबकि हो सकता है कि कोई जो है सो लाल एंड लाल किताब पढ़ता होगा इकोनॉमिक्स के लिए, कोई जो है सो आरसी दत्त की किताब, कोई रमेश सिंह की किताब पढ़ते हैं इंग्लिश के लिए। तो 3 किताबें लेकिन पढ़ना एक ही है। उसी तरीके से अगर देखेंगे कि अगर कोई हिस्ट्री पढ़ रहा, अगर हिस्ट्री पढ़ता है तो हिस्ट्री में देखेंगे कोई अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो कोई पढ़ता है PL ग्रोवर, कोई पढ़ता है विपिन चंद्रा, और कोई पढ़ता है स्पेक्ट्रम की गाइड। तीनों बुक में से एक ही बुक पढ़नी है। जबकि वो तीनों बुक को पढ़ते हैं और टाइम किल होता है, याद भी नहीं होता। रिवीजन का प्रोसेस जो करना है 3 टाइम्स उनको रिवीजन करना है। मॉर्निंग पढ़े तो नाइट में फिर रिवीजन करना है। नेक्स्ट डे जब पढ़ना है तो कल जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन करना है। पूरे मंथ में पढ़े गए चीज़ों को लास्ट वीक में फिर से रिवीजन करना है। और पढ़ने का जो प्रोसेस है कि आप स्टडी करें, थिंकिंग करें और राइटिंग करें, यानी कि अध्ययन करें, चिंतन करें और लेखन करें। यह प्रोसेस भी आपको अपनाना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और सही डायरेक्शन में आप तैयारी कर पाएंगे। और इस प्रोसेस को कोई भी कैंडिडेट अपनाता है कि पहले स्टडी करे, चिंतन करे और लेखन करे, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम पास कर सकता है। यानी कि सबसे टफेस्ट एग्जाम अगर हो सकता है वर्ल्ड का तो UPSC ही है, जिसको कि क्रैक कर सकते हैं। और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 3 से 4% अगर अपने ब्रेन का यूज करेंगे तो आप IAS बन जाएंगे। जैसे आइंस्टाइन ने 17% यूज किया और उसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और BPSC पास करने के लिए तो 1% भी यूज करेंगे तो भी हो सकता है। यानी कि ब्रेन का केवल 4-5% यूज करने से ही हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको दिन रात सपने में सोचना पड़ेगा, खाते उठते बैठते पढ़ना पड़ेगा। हमेशा जैसे घोड़े का दोनों तरफ से घेर देते हैं और हमेशा लक्ष्य IAS होता है, उसी पे फोकस करना पड़ेगा। और हमेशा हम अपने स्टडी रूम में IAS चारों तरफ लिख के रखते थे। इवन कि वॉशरूम तक हम लोग IAS लिख के रखते थे। पॉकेट डायरी होनी चाहिए जिसको कि हमें जब याद हो याद कर सकते हैं। यानी याद करने का भी तरीका हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे बिहार के बोलेंगे कि हमको याद ही नहीं होता है।
और याद नहीं होता है तो कुछ कुछ मेडिसिन वगैरह जो है लेना शुरू करते हैं। बट याद करने का तरीका है कि रिवीजन करेंगे, रिट्राइवल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे किताब से, खुद से किताब में ही जितना रंग रोगन करेंगे, मैप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसको स्कैन करेंगे। जितना ज़्यादा वो पेज को पलटेंगे और जितना ज़्यादा उस पर कलरफुल उसको बनाएंगे उतना ज़्यादा याद होते चला जाएगा। और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे सब कुछ याद होगा, कन्फ्यूजन का कहीं कोई चांस नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन अटैम्प्ट जो करेंगे वो बहुत प्रॉपर हो पाएगा। तो ये सब तरीके हैं जिसके माध्यम से जो अभी हमें देख रहे हैं सभी यूथ जो बिहार के हैं, झारखंड के, वो इस प्रोसेस को अपनाएं, इस प्रोसेस को अपनाइए और लाइफ में सफल हो जाइए। 2 साल पढ़िएगा, लाइफ आपका पूरा 80 से 100 साल आपका बिल्कुल हर दिन जो है उत्साहपूर्ण हो सकता है। तो 2 ही साल तो पढ़ना है यूपीएससी के लिए, 2 साल मैक्सिमम। अगर अच्छे लेवल तक पहुंच गए तो 1 साल। कई कैंडिडेट्स होता है कि लास्ट में फिनिशिंग टच देने से पहले उनकी तैयारी 90% हो गई होती है, लेकिन वो बिल्कुल निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि फिनिशिंग टच देने के लिए उनको 5 से 7% भी केवल तैयारी करनी है। एवरेज से थोड़ा ही बेटर करना है, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। तो एवरेज से थोड़ा बेटर करेंगे आप सक्सेस करेंगे। आज शुभम जो है टॉपर है क्योंकि उन्होंने बाकी जो कैंडिडेट्स था उससे सबसे बेटर उन्होंने किया है। तो हमारी तैयारी जो है बिल्कुल उत्साहपूर्वक अच्छे से होनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए। कहीं से स्टडी हो सकती है, कहीं से रिजल्ट हो सकता है। अभी जितने बैठे हुए हैं मैक्सिमम जो है सभी के सभी रूरल बैकग्राउंड से हैं। कहीं कोई किन्हीं का फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि कुछ देखा जा सकता है, कोई भी रिजल्ट हो सकता है। केवल और केवल हमको ध्यान रखना है कि जिस तरह द्रोणाचार्य को ने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से रोक दिया था, तो उन्होंने उसका स्टैचू बना के, यानी कि एकलव्य बिना गुरु का भी वह जो है सो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर साबित हुआ था। यानी कि अगर हमारे अंदर में जुनून है कि हमको कुछ करना है और करने की क्षमता है और हम करने के लिए जुनून के हद तक जा सकते हैं, पूरी कायनात उसमें मदद करती है और कोई भी व्यक्ति IAS बन सकता है। आज से शुरुआत कायनात का, और कायनात का जो नाम है, है, जिस कायनात की बात कर रहे हैं उसमें अब डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हैं, उसमें संतोष कुमार राय हैं। और कायनात अब बदल चुकी है। कायनात सिर्फ अब शब्द नहीं है बल्कि एक पॉजिटिव सोच वाले लोगों के लिए एक बढ़िया जगह है। रश्मि जी को एक छोटा सा समय हम देंगे। रश्मि, चिंतन की बात कर रहे थे, मैं आपको बराबर देख रहा था। क्या चिंतन दिमाग में चल रहा है? रैंक ऊपर करने के लिए कुछ अगली बार फिर से इरादा है क्या कूदने का? जी अभी तो वेट करूंगी। मैं 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, तो मैं वो डेफिनेटली अटेम्प्ट करूंगी और उसके बाद एक्चुअली बताएंगे कि क्या पोस्ट मिलता है। तो अगर मेरा जो टॉप 3 ऑप्शन है उसमें से कोई भी एक मिल जाएगा तो मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा कि मैं ज्वाइन करूं, थोड़ा सर्विस का भी टेस्ट लूं। बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। ओम प्रकाश गुप्ता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। रैंक बदलते रहें और गुरु से जब ज्यादा ऊपर चले जाते हैं तो गुरु को भी खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत पैनल और 1 घंटे का समय लगा ही नहीं कि अभी लग रहा था कि कुछ और बातचीत करें और आप लोगों को सुनते रहें, क्योंकि जितना हम आपको सुनेंगे, जितना आप कहेंगे, उतना ये बातें दूर दूर तक पहुंचेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, समय निकालकर हमें समय देने के लिए, पूरे बिहार को समय देने के लिए। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि यूपीएससी में परचम लहराना ही एक मतलब नहीं था, बिहार में टॉपर बा, इस बात को स्थापित करना था जो लड़कों ने कर दिखाया, लड़कियों ने कर दिखाया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खबरें लगातार जारी हैं।